नमस्ते दोस्तों। सोचिए अगर आपको कहा जाए कि आप पूरी जिंदगी अकेले एक कमरे में रहो, न कोई परिवार, न दोस्त, न मोबाइल, न सोशल मीडिया, सिर्फ आप और आपकी सांसें। आप क्या करोगे? शायद शुरुआत में लगेगा अरे अच्छा है, शांति मिलेगी। लेकिन धीरे धीरे अकेलापन आपको अंदर से तोड़ देगा, क्योंकि इंसान की फितरत ही ऐसी है, वो अकेले सरवाइव नहीं कर सकता। यही है इस किताब का सेंट्रल आइडिया। हम इंसान अकेले जानवर नहीं, बल्कि सोशल एनिमल हैं। हमारी सोच, हमारी चॉइसेस, हमारे रिश्ते, हमारा गुस्सा, सब पर सोसाइटी का बहुत बड़ा असर है। एग्जाम्पल, क्या आपने नोटिस किया है कि छोटे बच्चे जब खेलते हैं तो अगर सब बच्चे एक खेल खेल रहे हों तो नया बच्चा भी ऑटोमेटिकली वही खेलने लगता है, भले ही उसे खेल समझ में न आए। क्यों? क्योंकि वो ग्रुप का हिस्सा बनना चाहता है। इंसान को एक्सेप्टेंस चाहिए। ये एक्सेप्टेंस ही हमें दूसरों जैसा बनने पर मजबूर करती है। सोचने वाली बात, आप खुद सोचिए, आपने कितनी बार वो कपड़े पहने हैं जो आपको नहीं बल्कि सोसाइटी को अच्छे लगें। कितनी बार आपने वो फैसला लिया है जो आपके दिल से नहीं आया बल्कि लोग क्या कहेंगे से आया। शायद बहुत बार। और यही दिखाता है कि हम प्योर स्वतंत्र, इंडिपेंडेंट नहीं हैं। हमारे डिसीजंस पर हमारे आसपास के लोग बहुत असर डालते हैं। सोसाइटी का रोल, एलियट एरोनसन कहते हैं, सोसाइटी सिर्फ हमें शेप ही नहीं करती बल्कि हमारी आइडेंटिटी भी बनाती है। आप कौन हैं, आप कैसा सोचते हैं, आपको क्या पसंद है, ये सब अकेले आप तय नहीं करते। इसमें बहुत कुछ आपके आसपास की दुनिया डिसाइड करती है। इस पार्ट के मेन पॉइंट है, इंसान को अकेलापन नहीं पसंद। हम नेचुरली दूसरों से जुड़ना चाहते हैं। सोसाइटी हमें शेप करती है और हमारे डिसीजंस पर असर डालती है। यही कारण है कि इंसान को सोशल एनिमल कहा जाता है। पार्ट 2, कॉन्फॉर्मिटी, भीड़ का असर। सोचो आप एग्जाम दे रहे हो, पेपर थोड़ा मुश्किल है। आप कॉन्फिडेंटली एक आंसर लिखते हो, लेकिन फिर आप देखते हो कि आपके आसपास बैठे सब स्टूडेंट्स वही क्वेश्चन अलग तरीके से कर रहे हैं। अब जरा इमेजिन करो आपके मन में क्या होगा। आप सोचोगे यार, सब तो ये तरीका अपना रहे हैं, कहीं मैं गलत तो नहीं हूं। और बहुत बार ऐसा होता है कि इंसान भीड़ के साथ चलना पसंद करता है, चाहे वो खुद सही क्यों न हो। इसे कहते हैं कॉन्फॉर्मिटी, यानी भीड़ की नकल करना ताकि आप अकेले अलग न दिखे। इस बिहेवियर को प्रूव करने के लिए एक बहुत मशहूर एक्सपेरिमेंट हुआ था, एस्ट कॉन्फॉर्मिटी एक्सपेरिमेंट। इसमें एक रूम में कई लोग बैठे, सबको एक कार्ड दिखाया गया जिसमें एक लाइन थी और फिर दूसरा कार्ड जिसमें 3 लाइंस थीं, ए, बी, सी। काम सिंपल था, बताओ कि पहली लाइन किससे मैच करती है। आंसर बिल्कुल क्लियर था, मान लो ऑप्शन सी सही था। लेकिन रूम में बैठे ज्यादातर लोग जानबूझकर गलत आंसर बी बोलते रहे। अब सोचो, जब आपकी बारी आई और आपने देखा कि सब बी बोल रहे हैं, तो क्या आप कॉन्फिडेंटली सी बोल पाओगे? 90% लोगों ने सही जानते हुए भी भीड़ की नकल की और गलत आंसर दे दिया। यही है कॉन्फॉर्मिटी की ताकत। क्यों होता है ऐसा? एक्सेप्टेंस की चाह, इंसान चाहता है कि उसे ग्रुप का हिस्सा माना जाए। अकेला अलग दिखने से डरता है। डाउट, अगर सबका आंसर अलग है तो इंसान अपने दिमाग पर शक करने लगता है। कंफर्ट जोन, भीड़ के साथ चलना आसान लगता है, अकेले खड़े होना मुश्किल। डेली लाइफ के कुछ एग्जाम्पल्स। फैशन, आपने कभी सोचा है कि अचानक एक हेयर स्टाइल, एक कपड़े का डिजाइन या कोई स्लैंग वर्ड इतना फेमस कैसे हो जाता है? क्योंकि लोग दूसरों को देखकर उसे अपनाते हैं। सोशल मीडिया ट्रेंड्स, टिकटॉक या इंस्टाग्राम रील्स पर जब कोई एक ट्रेंड वायरल हो जाता है तो लाखों लोग वही करने लगते हैं। ये भी कॉन्फॉर्मिटी है। फैमिली कल्चर, कभी कभी आप किसी चीज से अग्री नहीं होते, लेकिन सिर्फ घर वाले क्या कहेंगे या समाज क्या सोचेगा के डर से वही करते हो। ये भी कॉन्फॉर्मिटी है। सोचने वाली बात, कितनी बार आपने भीड़ की वजह से गलत फैसला लिया है? जैसे दोस्तों के साथ सिर्फ इसलिए मूवी देखी क्योंकि सब वही देखना चाहते थे,
भले ही आपको इंटरेस्ट न हो। या फिर कॉलेज में सबने एक कोर्स चूज किया और आप भी वही कर बैठे। एरोनसन का पॉइंट। एलियट एरोनसन कहते हैं कि कॉन्फॉर्मिटी बुरी चीज नहीं है हमेशा। कई बार ये सोसाइटी में ऑर्डर बनाए रखती है, जैसे ट्रैफिक रूल्स फॉलो करना। लेकिन कई बार यही कॉन्फॉर्मिटी हमें गलत डिसीजंस लेने पर मजबूर कर देती है। असली चैलेंज है समझना कि कब भीड़ के साथ चलना है और कब अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है। इस पार्ट के मेन पॉइंट है कॉन्फॉर्मिटी मतलब दूसरों की नकल करना ताकि अलग न दिखें। फेमस एस्ट एक्सपेरिमेंट ने दिखाया कि लोग सही जानते हुए भी भीड़ का साथ देते हैं। फैशन, सोशल मीडिया, फैमिली, सब जगह ये असर दिखता है। जरूरी है समझना कि कब भीड़ का साथ सही है और कब गलत। पार्ट 3 ओबीडियंस, अथॉरिटी की आज्ञा पालन। सोचो आप अपने घर में हो और पापा आपको कहते हैं ये काम करो। भले ही आपका मन न हो फिर भी आप कर देते हो। या फिर स्कूल में टीचर कहे चुप रहो, पेन नीचे रखो, तो आप बिना सवाल किए मान जाते हो। ये है ओबीडियंस, यानी अथॉरिटी वाले इंसान की आज्ञा मान लेना, चाहे अंदर से मन हो या न हो। 1960 में एक साइकोलॉजिस्ट स्टैनले मिलग्राम ने एक्सपेरिमेंट किया। उसका मकसद था समझना लोग अथॉरिटी के कहने पर कितनी दूर तक जा सकते हैं। एक्सपेरिमेंट कैसे हुआ? पार्टिसिपेंट्स को बोला गया कि वो टीचर हैं। सामने वाले रूम में एक स्टूडेंट बैठा है, असल में वो एक्टर था। टीचर को इंस्ट्रक्शंस मिली कि अगर स्टूडेंट गलत आंसर दे तो उसे बिजली का शॉक दो। हर बार शॉक की इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी, 15 वोल्ट, 30 वोल्ट, यहां तक कि 450 वोल्ट तक। अब सोचो स्टूडेंट चीखने लगा, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे छोड़ दो। फिर चुप हो गया, जैसे बेहोश हो गया। लेकिन साइंटिस्ट अथॉरिटी बार बार कहता रहा एक्सपेरिमेंट जारी रखिए, आपको ये करना ही होगा। और शॉकिंगली लगभग 65% पार्टिसिपेंट्स ने 450 वोल्ट तक शॉक दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि अथॉरिटी ने कहा। सीख क्या है? इंसान खुद गलत काम नहीं करना चाहता, लेकिन जब कोई पावरफुल या अथॉरिटेटिव व्यक्ति कहे तो वो मान जाता है, चाहे सामने वाले को तकलीफ क्यों न हो। रियल लाइफ एग्जाम्पल्स। आर्मी और वॉर, कई सैनिकों ने बाद में कॉन्फेस किया कि उन्होंने लड़ाई में सिविलियंस को नुकसान पहुंचाया, लेकिन उस समय वो सिर्फ ऑर्डर्स फॉलो कर रहे थे। स्कूल या ऑफिस, आपने नोटिस किया होगा कि क्लास में या नौकरी में लोग बॉस टीचर की बात मान लेते हैं, भले ही अंदर से डिसएग्री करें। सोसाइटी में कई बार लोग गलत ट्रेडिशंस या रिचुअल्स फॉलो करते हैं, सिर्फ इसलिए कि बड़ों ने कहा है। क्यों मानते हैं हम अथॉरिटी की बात? रिस्पेक्ट और ट्रस्ट बचपन से सिखाया जाता है कि बड़ों की सुनो। फियर ऑफ पनिशमेंट, डर की अगर ना मानी तो सजा मिलेगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट, लोग सोचते हैं कि अगर कुछ गलत हुआ तो जिम्मेदारी अथॉरिटी की होगी, मेरी नहीं। सोचने वाली बात। आप खुद सोचो, क्या कभी आपने सिर्फ इसलिए कुछ किया है क्योंकि टीचर, बॉस या पेरेंट्स ने कहा था, और बाद में सोचा यार ये तो मुझे नहीं करना चाहिए था? एलियट एरोनसन कहते हैं ओबीडियंस सोसाइटी को ऑर्डरली रखने के लिए जरूरी है, लेकिन अगर बिना सोचे समझे मान लिया जाए तो ये खतरनाक भी हो सकता है। हमें अथॉरिटी को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए क्या ये एथिकल है, क्या ये सही है। इस पार्ट के मेन पॉइंट है ओबीडियंस मतलब अथॉरिटी की आज्ञा मान लेना। मिलग्राम एक्सपेरिमेंट ने दिखाया कि लोग दूसरों को तकलीफ देने तक तैयार हो जाते हैं अगर अथॉरिटी कहे। आर्मी, स्कूल, ऑफिस, हर जगह ये बिहेवियर दिखता है। इंपॉर्टेंट है सोचकर ओबे करना, ब्लाइंडली नहीं। पार्ट 4 अट्रैक्शन और रिलेशनशिप्स। सोचो जब आप किसी से पहली बार मिलते हो तो क्या चीज आपको सबसे पहले अट्रैक्ट करती है? उसका लुक्स, उसकी स्माइल, उसकी बात करने का तरीका, या फिर ये कि वो आपके जैसा सोचता है? एलियट एरोनसन कहते हैं इंसान के रिश्ते बनते ही इसलिए हैं क्योंकि हम सोशल बीइंग्स हैं। लेकिन अट्रैक्शन और रिलेशनशिप्स कुछ खास प्रिंसिपल्स पर डिपेंड करते हैं। अट्रैक्शन के मेन फैक्टर्स। 1. प्रॉक्सिमिटी, नजदीकी, पास पड़ोस वाला फैक्टर। जिन लोगों से हम बार बार मिलते हैं उनके साथ बॉन्ड बनना आसान होता है।
एग्जाम्पल, स्कूल या कॉलेज के दोस्त, आप रोज मिलते थे, रोज बातें होती थीं और धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग दोस्ती हो गई। अगर वही लोग किसी और सिटी में होते तो शायद दोस्ती इतनी डीप न होती। दो, सिमिलैरिटी, हम जैसे लोग। हम नेचुरली उन्हीं लोगों की तरफ खींचते हैं जिनकी सोच, टेस्ट या वैल्यूज हमारे जैसी हों। एग्जाम्पल, अगर आपको क्रिकेट पसंद है और सामने वाला भी क्रिकेट का फैन है तो बात करते करते दोस्ती डीप हो जाएगी। या फिर किसी पार्टी में अगर दो लोग एक ही गाने पर झूम जाएं तो कनेक्शन बन जाता है। तीन, फिजिकल अट्रैक्शन, दिखावट। हाँ, ये फैक्टर भी स्ट्रॉन्ग है। रिसर्च कहती है कि लोग पहली बार मिलने पर अपीयरेंस से ही जजमेंट बना लेते हैं, कम से कम स्टार्टिंग में। एग्जाम्पल, एक अच्छी स्माइल या कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज इंस्टेंटली अट्रैक्शन पैदा कर सकती है। चार, रेसिप्रोसिटी, रिटर्न का रूल। अगर कोई इंसान आपको इम्पोर्टेंस देता है, आपकी केयर करता है, तो नेचुरली आप भी उसके प्रति अट्रैक्शन फील करने लगते हो। एग्जाम्पल, जब कोई दोस्त हमेशा आपके साथ खड़ा रहे तो ऑटोमेटिकली आप भी उसके लिए लॉयल्टी फील करने लगते हो। रिलेशनशिप्स कैसे स्ट्रॉन्ग होते हैं? एलियट एरोनसन कहते हैं, सिर्फ अट्रैक्शन काफी नहीं है, रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए तीन चीजें जरूरी हैं। ट्रस्ट, भरोसा, बिना ट्रस्ट के कोई भी रिश्ता ज्यादा दिन टिक नहीं सकता। कम्युनिकेशन, बातचीत, मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर करने के लिए क्लियर और ओपन बातचीत जरूरी है। सपोर्ट, सहारा, अच्छे और बुरे दोनों समय में साथ होना। रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स क्यों आती हैं? एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी, मूवीज और सोशल मीडिया से अनरियलिस्टिक उम्मीदें। लैक ऑफ कम्युनिकेशन, बातें दिल में रख लेना। जेलसी, इनसिक्योरिटी, दूसरों से कंपेयर करना। सोचने वाली बात, आप खुद सोचिए, आपके सबसे अच्छे दोस्त या पार्टनर से रिश्ता क्यों स्ट्रॉन्ग है? शायद क्योंकि वो आपको समझते हैं, सपोर्ट करते हैं और आपके जैसे हैं। और कभी ऐसा हुआ है कि किसी रिश्ते में सिर्फ दिखावे की वजह से एंट्री हुई पर बाद में टूट गया। यही दिखाता है कि रियल रिलेशनशिप्स सिर्फ अट्रैक्शन से नहीं बल्कि ट्रस्ट और अंडरस्टैंडिंग से बनते हैं। एरोनसन का पॉइंट, इंसान नेचुरली रिश्ते बनाता है क्योंकि उसे बिलोंगिंग चाहिए। अट्रैक्शन बढ़ाने वाले फैक्टर्स हैं पास होना, सिमिलैरिटी, दिखावट और रेसिप्रोसिटी। स्ट्रॉन्ग रिश्तों की नींव होती है ट्रस्ट, कम्युनिकेशन और सपोर्ट। इस पार्ट के मैन पॉइंट है, प्रॉक्सिमिटी, बार बार मिलने से बॉन्ड बनता है। सिमिलैरिटी, अपने जैसे लोगों से कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होता है। फिजिकल अट्रैक्शन इनिशियल स्पार्क देता है। रेसिप्रोसिटी, केयर करने से बॉन्ड गहरा होता है। स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स, ट्रस्ट प्लस कम्युनिकेशन प्लस सपोर्ट। पार्ट 5, प्रेजुडिस और स्टेरियोटाइप्स। सोचो, आप किसी नए इंसान से मिलते हो और मिलने से पहले ही आपके दिमाग में उसके बारे में कुछ बना बनाया इमेज आ जाता है। जैसे ये लड़का है तो जरूर कॉन्फिडेंट होगा, या ये लड़की है तो इमोशनल होगी। यही है स्टेरियोटाइप, किसी ग्रुप के सभी लोगों को एक ही रंग से देखना। और जब ये स्टेरियोटाइप किसी के खिलाफ नकारात्मक सोच या नफरत में बदल जाए तो उसे कहते हैं प्रेजुडिस, पूर्वाग्रह। प्रेजुडिस की जड़ें कहाँ से आती हैं? सोसाइटी और अपब्रिंगिंग। बचपन से हमें सिखाया जाता है, ये लोग ऐसे हैं, वो लोग वैसे हैं। धीरे धीरे वो बातें हमारे दिमाग में बैठ जाती हैं। इन ग्रुप वर्सेस आउट ग्रुप, इंसान हमेशा अपने ग्रुप को बेहतर मानता है और दूसरे ग्रुप को सस्पिशियस नजर से देखता है। एग्जाम्पल, स्कूल में आपने नोटिस किया होगा, एक क्लास की टीम वर्सेस दूसरी क्लास की टीम। अपना ग्रुप हमेशा सही लगता है। लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जब हम किसी कल्चर, रिलीजन या कम्युनिटी को प्रॉपरली जानते नहीं तो हम अजम्पशंस बना लेते हैं। मीडिया और स्टोरीज, मूवीज, न्यूज या स्टोरीज भी स्टेरियोटाइप्स को बढ़ाते हैं। एग्जाम्पल, फिल्मों में कई बार दिखाया जाता है कि साइंटिस्ट हमेशा सीरियस होगा, पॉलिटिशियन करप्ट होगा, विलेजर सिंपल होगा। एक एक्सपेरिमेंट में बच्चों को दो ग्रुप्स में बांट दिया गया, ब्लू आइज और ब्राउन आइज। टीचर ने कहा ब्लू आइज वाले बेहतर हैं। बस इतना सुनते ही ब्लू आइज वाले बच्चे प्राउड हो गए और ब्राउन आइज वाले डिप्रेस्ड। दोनों ग्रुप्स ने एक दूसरे के खिलाफ बायस दिखाना शुरू कर दिया। ये दिखाता है कि प्रेजुडिस कितनी जल्दी डेवलप हो सकता है। डेली लाइफ एग्जाम्पल्स, रिलीजन या कास्ट के आधार पर सोचना,
ये कम्युनिटी डिसऑनेस्ट है। जेंडर रोल्स, लड़कियां साइंस में अच्छी नहीं होती। लुक्स पर जजमेंट, डार्क स्किन वाले अट्रैक्टिव नहीं होते। प्रोफेशन पर सोच, एक्टर शैलो होते हैं, इंजीनियर्स सीरियस होते हैं। प्रेजुडिस के नुकसान। डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव, लोगों को मौका नहीं दिया जाता। कॉन्फ्लिक्ट, टकराव, ग्रुप्स के बीच फाइट्स और मिसअंडरस्टैंडिंग्स। सेल्फ एस्टीम पर असर, जिन पर प्रेजुडिस होता है उनका कॉन्फिडेंस गिर जाता है। प्रेजुडिस को कैसे कम करें? एलियट एरोनसन कहते हैं कि प्रेजुडिस हमेशा नेचुरल नहीं है, इसे बदला जा सकता है। इंटरैक्शन बढ़ाना, जब अलग अलग ग्रुप्स आपस में मिलते और काम करते हैं तो गलतफहमियां कम होती हैं। एजुकेशन, स्टेरियोटाइप्स को चैलेंज करने वाली नॉलेज जरूरी है। एम्पैथी, दूसरों के नजरिए से सोचना। पॉजिटिव एग्जाम्पल्स, जब हम रोल मॉडल्स देखते हैं जो स्टेरियोटाइप्स को तोड़ते हैं। एग्जाम्पल, एक लड़की साइंटिस्ट बनती है तो लोग मानते हैं कि लड़कियां भी साइंस में बेहतरीन हो सकती हैं। सोचने वाली बात। आप खुद सोचो, क्या कभी आपने किसी को सिर्फ उसके नाम, दिखावट या बैकग्राउंड देखकर जज किया है और बाद में पता चला कि वो वैसा बिल्कुल नहीं था जैसा आपने सोचा था? अगर हाँ, तो यही स्टेरियोटाइप और प्रेजुडिस का खेल है। एरोनसन का पॉइंट, प्रेजुडिस और स्टेरियोटाइप्स समाज और अपब्रिंगिंग से आते हैं। ये इंसानों और ग्रुप्स के बीच दूरी और कॉन्फ्लिक्ट पैदा करते हैं। इन्हें एजुकेशन, एम्पैथी और इंटरैक्शन से कम किया जा सकता है। इस पार्ट के मेन पॉइंट है, स्टेरियोटाइप किसी ग्रुप के बारे में बनाया इमेज। प्रेजुडिस किसी ग्रुप के प्रति नकारात्मक बायस। ये अपब्रिंगिंग, सोसाइटी और मीडिया से आते हैं। नुकसान, डिस्क्रिमिनेशन, कॉन्फ्लिक्ट, लो सेल्फ एस्टीम। सॉल्यूशन, इंटरैक्शन, एजुकेशन, एम्पैथी और पॉजिटिव रोल मॉडल्स। पार्ट 6, परसुएजन, लोगों को मनवाना और इन्फ्लुएंस करना। सोचो, आप मार्केट में गए और आपका प्लान था सिर्फ एक टी शर्ट खरीदने का, लेकिन सेल्समैन इतनी मीठी बातें करता है, ऑफर्स दिखाता है कि आप न चाहते हुए भी जीन्स और शूज भी ले आते हो। यही है परसुएजन, किसी की बातों या एक्शंस से आपका डिसीजन बदल जाना। परसुएजन कैसे काम करता है? एलियट एरोनसन बताते हैं कि परसुएजन 3 चीजों पर डिपेंड करता है। 1, सोर्स, कौन बोल रहा है। अगर मैसेज देने वाला इंसान ट्रस्टवर्दी, एक्सपर्ट या फ्रेंडली दिखे तो हम जल्दी मान जाते हैं। एग्जाम्पल, डॉक्टर अगर कोई दवाई सजेस्ट करे तो हम मानते हैं, पर वही एडवाइस अगर कोई अननोन आदमी दे तो हम इग्नोर कर सकते हैं। 2, मैसेज, क्या कहा जा रहा है। मैसेज क्लियर, लॉजिकल और इमोशनली अपीलिंग होना चाहिए। एग्जाम्पल, एड्स में कहते हैं ये टूथपेस्ट डेंटिस्ट रिकमेंड करते हैं। लॉजिक, या इस क्रीम से आपकी स्किन ग्लो करेगी, सब आपको नोटिस करेंगे। इमोशन, 3, ऑडियंस, किससे कहा जा रहा है। हर इंसान का माइंडसेट अलग होता है। अगर ऑडियंस पहले से ओपन माइंडेड है तो परसुएजन आसान है। एग्जाम्पल, अगर कोई पहले से हेल्थ कॉन्शियस है तो उसे जिम ज्वाइन करने के लिए आसानी से कन्विंस किया जा सकता है। टेक्निक्स ऑफ परसुएजन। फुट इन द डोर टेक्निक, पहले छोटी रिक्वेस्ट मानवाओ फिर बड़ी। एग्जाम्पल, एनजीओ पहले कहे बस एक सिग्नेचर दे दो, बाद में बोले अब डोनेशन भी दे दो। डोर इन द फेस टेक्निक, पहले बहुत बड़ी रिक्वेस्ट करो फिर छोटी। एग्जाम्पल, कोई दोस्त पहले कहे मुझे 5,000 रुपए उधार दो, आप मना कर दोगे, फिर वो कहे ठीक है सिर्फ 500 रुपए दे दो, अब आपको लगेगा चलो ये तो छोटा है, दे देता हूं। स्केर्सिटी प्रिंसिपल, कमी का डर, ऑफर सिर्फ आज तक या लिमिटेड स्टॉक। लोग डर से जल्दी डिसीजन ले लेते हैं। सोशल प्रूफ, सब कर रहे हैं, अगर लोग देखते हैं कि बहुत सारे लोग कुछ कर रहे हैं तो वो भी करने लगते हैं। एग्जाम्पल, 10 लाख लोगों ने ये ऐप डाउनलोड किया है। एक्सपेरिमेंट एग्जाम्पल, एक स्टडी में लोगों से कहा गया होटल में टॉवल्स को रीयूज कीजिए। नॉर्मल रिक्वेस्ट पर कुछ ही लोग माने, लेकिन जब मैसेज लिखा गया 80% गेस्ट्स पहले ही अपने टॉवल्स रीयूज करते हैं, तो सडनली ज्यादा लोग मान गए।
क्योंकि लोगों ने सोचा अगर सब कर रहे हैं तो मुझे भी करना चाहिए। सोचने वाली बात। क्या कभी आपने सिर्फ इसलिए कुछ खरीदा है क्योंकि एड में सेलिब्रिटी ने रिकमेंड किया? या कभी ऐसा हुआ कि दोस्तों ने कहा ये चीज बेस्ट है और आपने बिना रिसर्च किए मान लिया? यही परसुएजन का असर है। एरोनसन का पॉइंट। इंसान की राय सोर्स, मैसेज और ऑडियंस पर डिपेंड करके बदल सकती है। परसुएजन टेक्निक्स जैसे स्केर्सिटी, सोशल प्रूफ, स्मॉल रिक्वेस्ट्स वगैरह बहुत पावरफुल हैं। जरूरी है कि हम सोच समझकर डिसीजंस लें, सिर्फ इन्फ्लुएंस में आकर नहीं। इस पार्ट के मैन पॉइंट है परसुएजन लोगों को मनवाना या इन्फ्लुएंस करना। फैक्टर्स, सोर्स, मैसेज, ऑडियंस। टेक्निक्स, फुट इन द डोर, डोर इन द फेस, स्केर्सिटी, सोशल प्रूफ। रियल लाइफ, एड्स, सेल्स, फ्रेंड्स, सोशल मीडिया। लेसन, इन्फ्लुएंस समझो और सोच समझकर फैसले लो। पार्ट 7, एग्रेशन और हेल्पिंग बिहेवियर। एग्रेशन, आक्रामकता। एग्रेशन मतलब है किसी को चोट पहुंचाने या नुकसान करने की इच्छा। लेकिन ध्यान रहे, हर गुस्सा एग्रेशन नहीं होता। एग्जाम्पल, अगर आप गुस्से में चीखते हो लेकिन किसी को चोट नहीं पहुंचाते तो वो सिर्फ एंगर है। पर अगर आप किसी को धक्का देते हो, मारते हो या बुरा बोलते हो तो वो एग्रेशन है। एग्रेशन क्यों होती है? बायोलॉजिकल फैक्टर्स, हमारे जीन्स और हॉर्मोन्स एग्रेशन बढ़ा सकते हैं। एग्जाम्पल, टेस्टोस्टेरोन लेवल ज्यादा होने पर लोग जल्दी एग्रेसिव हो जाते हैं। सिचुएशनल फैक्टर्स, अगर कोई हमें प्रोवोक करे, इंसल्ट करे या अनफेयर बिहेवियर दिखाए तो एग्रेशन निकलती है। फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन हाइपोथेसिस, जब हमारी इच्छा पूरी नहीं होती तो फ्रस्ट्रेशन होती है और फ्रस्ट्रेशन से एग्रेशन आती है। एग्जाम्पल, जॉब नहीं मिलने पर घर पर गुस्सा निकालना। लर्निंग, सीखना, मूवीज, गेम्स या फैमिली से भी एग्रेशन सीखा जाता है। अगर बच्चा हर समय वायलेंस देखेगा तो वो एग्रेशन को नॉर्मल मानेगा। एक्सपेरिमेंट एग्जाम्पल, बंदूरा का बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट। बच्चों को एक कार्टून डॉल, बोबो डॉल, दिखाई गई। कुछ बच्चों ने देखा कि एक बड़े आदमी ने डॉल को मारा पीटा। बाद में जब बच्चों को वही डॉल दी गई तो उन्होंने भी उसे मारा। ये बताता है कि एग्रेशन सीखी भी जा सकती है। हेल्पिंग बिहेवियर, दूसरों की मदद करना। एग्रेशन का उल्टा है हेल्पिंग बिहेवियर, यानी बिना किसी फायदा सोचे किसी की मदद करना। एग्जाम्पल, सड़क पर एक्सीडेंट हुआ और कोई अजनबी दौड़कर मदद करता है। कोई बुजुर्ग सड़क पार कर रहा है और आप हाथ पकड़कर उसे पार कराते हो। लोग मदद क्यों करते हैं? एम्पैथी, समझना और महसूस करना। जब हमें लगता है कि सामने वाला दर्द में है तो नेचुरली मदद करने का मन होता है। नॉर्म्स और कल्चर, समाज हमें सिखाता है दूसरों की मदद करना अच्छी बात है। एग्जाम्पल, हेल्प योर नेबर वाला कल्चर। रेसिप्रोसिटी, देने लेने का नियम, अगर हम किसी की मदद करेंगे तो फ्यूचर में वो भी हमारी मदद करेगा। मूड, जब हम खुश होते हैं तो दूसरों की मदद करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन लोग मदद क्यों नहीं करते? बायस्टैंडर इफेक्ट। एलियट एरोनसन बताते हैं कि कभी कभी ज्यादा लोग होने पर कोई भी मदद नहीं करता। इसे कहते हैं बायस्टैंडर इफेक्ट। एग्जाम्पल, एक लड़की पर हमला हुआ और कई लोग खिड़की से देखते रहे लेकिन किसी ने पुलिस को कॉल नहीं किया। क्यों? सबने सोचा शायद कोई और मदद करेगा। जितने ज्यादा लोग मौजूद होते हैं उतनी ही ज्यादा जिम्मेदारी बांट जाती है और उतने ही कम लोग एक्चुअल मदद करते हैं। एरोनसन का पॉइंट। एग्रेशन इंसान की नेचर का हिस्सा है लेकिन ये सीखी और रोकी भी जा सकती है। हेल्पिंग बिहेवियर भी इंसान के अंदर है और इसे एनकरेज करना जरूरी है। सोसाइटी और सिचुएशन दोनों डिसाइड करते हैं कि इंसान मदद करेगा या एग्रेशन दिखाएगा। इस पार्ट के मैन पॉइंट है एग्रेशन, किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश। कॉजेस, बायोलॉजी, फ्रस्ट्रेशन, सिचुएशन, लर्निंग। हेल्पिंग बिहेवियर, बिना सेल्फ इंटरेस्ट के दूसरों की मदद। रीजंस, एम्पैथी, कल्चर, रेसिप्रोसिटी, गुड मूड। बायस्टैंडर इफेक्ट, जब सब लोग हों तो कोई मदद नहीं करता। लेसन, इंसान में एग्रेशन और हेल्प दोनों की कैपेसिटी है। एनवायरनमेंट डिसाइड करता है कि कौन सा बिहेवियर बाहर आएगा।
पार्ट 8 अट्रैक्शन और लव। अट्रैक्शन यानी खींचा। क्यों हमें कुछ लोग इंस्टेंटली अच्छे लगते हैं और कुछ नहीं? एरोनसन कहते हैं इसके पीछे कई साइकोलॉजिकल रीजंस होते हैं। अट्रैक्शन बढ़ाने वाले फैक्टर्स। प्रॉक्सिमिटी, नजदीकी। जो लोग हमारे आसपास रहते हैं उनसे दोस्ती और रिश्ता बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं। एग्जाम्पल, कॉलेज में हॉस्टल वाले दोस्त ज्यादा क्लोज हो जाते हैं क्योंकि रोज मिलना होता है। सिमिलैरिटी, समानता। हमें वो लोग पसंद आते हैं जो हमारे जैसे सोचते हैं, बिहेव करते हैं या जिनकी वैल्यूज मिलती जुलती हैं। एग्जाम्पल, अगर आपको क्रिकेट पसंद है और सामने वाले को भी, तो बॉन्डिंग जल्दी होगी। रेसिप्रोकल लाइकिंग, पसंद का जवाब। जब हमें लगता है कि सामने वाला हमें पसंद करता है तो हम भी उसे पसंद करने लगते हैं। फिजिकल अट्रैक्टिवनेस, दिखने में आकर्षक होना। सोसाइटी में गुड लुक्स को इम्पोर्टेंस दी जाती है, इसलिए शुरुआत में फिजिकल अट्रैक्शन बड़ा रोल निभाता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि लंबे समय तक रिलेशनशिप टिकाने में लुक्स नहीं बल्कि वैल्यूज और बिहेवियर ज्यादा काम आते हैं। लव के टाइप्स, स्टर्नबर्ग्स ट्रायंगुलर थ्योरी से इंस्पायर्ड। एरोनसन बताते हैं कि प्यार सिर्फ एक इमोशन नहीं बल्कि कई कंपोनेंट्स का मिक्सचर है। पैशनेट लव, जुनूनी प्यार, शुरुआत में अट्रैक्शन और एक्साइटमेंट। एग्जाम्पल, नया रिश्ता शुरू होते ही जो बटरफ्लाइज फील होती हैं। कंपेनियनेट लव, दोस्ती जैसा प्यार, इसमें अफेक्शन, ट्रस्ट और रिस्पेक्ट होता है। एग्जाम्पल, शादी के कई साल बाद पति पत्नी का रिश्ता या बहुत गहरी दोस्ती। कॉन्समेट लव, पूरी तरह संतुलित प्यार, जब पैशन प्लस इंटीमेसी प्लस कमिटमेंट तीनों हो। ये आइडियल फॉर्म मानी जाती है पर इसे मेंटेन करना मुश्किल है। अट्रैक्शन और लव को स्ट्रॉन्ग बनाने वाले एलिमेंट्स। कम्युनिकेशन, एक दूसरे से खुलकर बात करना। ट्रस्ट, भरोसा ही रिश्ता संभालता है। शेयर्ड गोल्स, जिनके लाइफ गोल्स मिलते जुलते हैं उनके रिश्ते लंबे चलते हैं। सैक्रिफाइस और सपोर्ट, मुश्किल वक्त में साथ देना रिश्ते को गहराई देता है। इंटरेस्टिंग रिसर्च एग्जाम्पल, एक स्टडी में लोगों से पूछा गया कि वो अपने पार्टनर को क्यों पसंद करते हैं। ज्यादातर ने कहा, वो मुझे समझते हैं, वो मेरी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करते हैं। यानी अट्रैक्शन की शुरुआत लुक्स से हो सकती है लेकिन लव टिकता है अंडरस्टैंडिंग से। एरोनसन का पॉइंट, अट्रैक्शन और लव सिर्फ दिल की चीज नहीं, दिमाग भी इसमें बड़ा रोल निभाता है। सिमिलैरिटी, प्रॉक्सिमिटी और लाइकिंग जैसी चीजें रिश्तों की शुरुआत करवाती हैं, लेकिन रिश्तों को टिकाना कम्युनिकेशन, ट्रस्ट और रिस्पेक्ट से होता है। इस पार्ट के मैन पॉइंट है अट्रैक्शन के फैक्टर्स, नजदीकी, सिमिलैरिटी, रेसिप्रोकल लाइकिंग, फिजिकल अट्रैक्शन। लव के टाइप्स, पैशनेट, कंपेनियनेट, कॉन्समेट। रिश्ते स्ट्रॉन्ग होते हैं कम्युनिकेशन, ट्रस्ट और सपोर्ट से। लेसन, लुक्स अट्रैक्शन ला सकते हैं पर प्यार टिकता है म्यूचुअल रिस्पेक्ट और समझदारी से। पार्ट 9 प्रेजुडिस और डिस्क्रिमिनेशन। प्रेजुडिस क्या है? प्रेजुडिस बिना सही जानकारी के किसी व्यक्ति या ग्रुप के बारे में नेगेटिव सोच बना लेना। ये रेसिज्म, कास्टिज्म, रिलीजन, जेंडर बायस या किसी भी तरह की स्टेरियोटाइपिंग हो सकती है। एग्जाम्पल, मान लेना कि सभी अमीर लोग घमंडी होते हैं या सभी लड़कियां इमोशनल होती हैं। डिस्क्रिमिनेशन क्या है? डिस्क्रिमिनेशन प्रेजुडिस को एक्शन में बदलना। मतलब जब आप किसी के साथ अनफेयर व्यवहार करने लगो सिर्फ उसकी कास्ट, रिलीजन, जेंडर या आइडेंटिटी की वजह से। एग्जाम्पल, नौकरी न देना सिर्फ इसलिए क्योंकि एप्लीकेंट महिला है। किसी बच्चे को स्कूल में अलग कर देना क्योंकि वो लोअर कास्ट से है। प्रेजुडिस क्यों होता है? एरोनसन के अनुसार, स्टेरियोटाइप्स, टैग लगाना। हम ग्रुप्स के बारे में जनरलाइज्ड बिलीफ्स बना लेते हैं। जैसे मान लेना कि सभी साउथ इंडियंस केवल इडली डोसा खाते हैं। सोशल लर्निंग, समाज से सीखना। बच्चे पेरेंट्स और सोसाइटी से सीखते हैं कि किन्हें अच्छा मानना है और किन्हें बुरा। स्केप गोटिंग, बलि का बकरा बनाना। जब सोसाइटी में प्रॉब्लम्स आती हैं तो ब्लेम किसी एक ग्रुप पर डाल दिया जाता है। एग्जाम्पल, आर्थिक संकट के समय इमिग्रेंट्स पर ब्लेम। इन ग्रुप वर्सेस आउट ग्रुप बायस। हमें अपनी ग्रुप, जाति, रिलीजन, कल्चर अच्छे लगते हैं और बाहर वालों पर शक होता है।
प्रेजुडिस के साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स। विक्टिम्स में लो सेल्फ एस्टीम डेवलप हो जाता है। वो लोग अपॉर्चुनिटीज से वंचित रह जाते हैं। समाज में ट्रस्ट और यूनिटी खत्म होने लगती है। एग्जाम्पल, अगर किसी बच्चे से बार बार कहा जाए कि तुम कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते, तो उसका कॉन्फिडेंस गिरने लगता है और वो सच में अंडर परफॉर्म करने लगता है। रिसर्च एग्जाम्पल, एलियट एरोनसन ने स्कूल सेटिंग्स में कई एक्सपेरिमेंट्स किए। उन्होंने देखा कि जब बच्चों को अलग अलग ग्रुप्स में बांटकर कंपटीशन करवाई गई तो प्रेजुडिस और नफरत बढ़ गई। लेकिन जब बच्चों को टीम वर्क में कॉमन गोल्स दिए गए तो प्रेजुडिस घटने लगा। प्रेजुडिस कम कैसे करें? इक्वल स्टेटस कॉन्टैक्ट। जब डिफरेंट ग्रुप्स के लोग एक साथ इक्वल लेवल पर काम करते हैं तो बायस कम होता है। कोऑपरेशन ओवर कंपटीशन। मिलकर काम करना, कॉमन गोल्स शेयर करना प्रेजुडिस को डिसोल्व करता है। एजुकेशन और अवेयरनेस। बच्चों को बचपन से सिखाना कि हर इंसान बराबर है। पर्सनल इंटरैक्शन। जब हम पर्सनली किसी अलग ग्रुप के व्यक्ति से मिलते हैं और उसे समझते हैं तो स्टेरियोटाइप्स टूटते हैं। एरोनसन का पॉइंट, प्रेजुडिस कोई नेचुरल इंस्टिंक्ट नहीं है, बल्कि सोसाइटी और अपब्रिंगिंग से सीखा हुआ बिहेवियर है। इसे बदला जा सकता है अगर हम लोगों को सही एक्सपोजर, एजुकेशन और टीम वर्क का मौका दें। इस पार्ट के मैन पॉइंट है प्रेजुडिस नेगेटिव सोच बायस। डिस्क्रिमिनेशन बायस को एक्शन में बदलना। कारण स्टेरियोटाइप्स, सोशल लर्निंग, स्केपगोटिंग, इन ग्रुप बायस। असर कॉन्फिडेंस गिरता है, इनइक्वालिटी बढ़ती है। समाधान एजुकेशन, टीम वर्क, इक्वल स्टेटस, पर्सनल इंटरैक्शन। 8-10 एग्रेशन, हिंसा और गुस्सा। एग्रेशन क्या है? एग्रेशन किसी को शारीरिक या मानसिक रूप से नुकसान पहुंचाने की इच्छा या कोशिश। यह गुस्सा, लड़ाई, मारपीट, ताने, बदला या बुलिंग के रूप में दिख सकता है। एग्रेशन क्यों होता है? बायोलॉजिकल फैक्टर्स, शारीरिक कारण। कुछ लोग मानते हैं कि एग्रेशन हमारी जीन्स या हार्मोन्स जैसे टेस्टोस्टेरोन से जुड़ा है। लेकिन रिसर्च बताती है कि बायोलॉजी केवल थोड़ा रोल निभाती है। फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन हाइपोथेसिस। जब हमारी इच्छा पूरी नहीं होती, फ्रस्ट्रेशन होता है और ये गुस्से में बदल सकता है। एग्जाम्पल, कोई बच्चा खिलौना न मिलने पर अपने दोस्त को मार देता है। लर्निंग फ्रॉम सोसाइटी, सीखना। बच्चे देखते हैं कि बड़ों का गुस्सा काम कर जाता है। अगर लड़ाई झगड़े से फायदा मिलता है तो एग्रेशन आदत बन जाता है। मीडिया इन्फ्लुएंस। हिंसक फिल्में, गेम्स या न्यूज़ देखने से एग्रेशन ट्रिगर हो सकता है। एग्जाम्पल, अगर बच्चा बार बार एक्शन मूवीज देखे तो उसे लगेगा कि वायलेंस हेरोइज्म। डी इंडिविजुएशन, भीड़ का असर। जब लोग भीड़ में होते हैं तो खुद की पहचान भूल जाते हैं और एग्रेशन बढ़ जाता है। एग्जाम्पल, दंगों या रायट्स में लोग अकेले उतने वायलेंट नहीं होते जितना भीड़ में हो जाते हैं। रिसर्च एग्जाम्पल, एल्बर्ट बंदूरा का बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट। बच्चों को एक गुड़िया, बोबो डॉल, दिखाई गई। जब उन्होंने देखा कि बड़े उस गुड़िया को मार रहे हैं तो बच्चे भी वैसा ही करने लगे। इससे पता चला कि एग्रेशन सीखा भी जा सकता है। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। एग्रेशन के नुकसान, रिश्ते खराब हो जाते हैं। समाज में वायलेंस और क्राइम बढ़ता है। विक्टिम के साथ साथ खुद एग्रेसर को भी गिल्ट और स्ट्रेस होता है। एग्रेशन कम कैसे करें? कैथारसिस मिथ तोड़ना। लोग सोचते हैं कि गुस्सा निकाल देना, शाउटिंग, पंचिंग एग्रेशन कम करता है। लेकिन रिसर्च कहती है कि ऐसा करने से गुस्सा और बढ़ता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। बच्चों और बड़ों को सिखाना कि प्रॉब्लम को बातचीत और समझदारी से हल करें, न कि वायलेंस से। एम्पैथी डेवलप करना। अगर हम सामने वाले की फीलिंग्स समझें तो एग्रेशन घटता है। नॉन वायलेंट मॉडल्स। बच्चों को ऐसे रोल मॉडल्स दिखाना जो गुस्से में भी शांति से काम करें। रिड्यूस ट्रिगर्स। शराब, ड्रग्स, वायलेंट मीडिया कंजम्पशन कम करना। एरोनसन का पॉइंट, एग्रेशन इंसान का परमानेंट नेचर नहीं है। ये सोसाइटी और एनवायरनमेंट से सीखा हुआ बिहेवियर है। अगर सही माहौल दिया जाए तो एग्रेशन को बहुत हद तक कम किया जा सकता है। इस पार्ट के मैन पॉइंट है एग्रेशन दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाला बिहेवियर। कारण फ्रस्ट्रेशन, सोशल लर्निंग।
मीडिया भीड़ का असर। एग्जाम्पल बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट। नुकसान रिश्ते टूटना, स्ट्रेस, क्राइम। समाधान एम्पैथी, पीसफुल रोल मॉडल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग, वायलेंट मीडिया कम करना। पार्ट 11 अट्रैक्शन और इंटरपर्सोनल रिलेशनशिप्स। अट्रैक्शन क्या है? अट्रैक्शन मतलब किसी के प्रति खिंचाव महसूस करना। ये फ्रेंडशिप, प्यार, रिस्पेक्ट या एडमिरेशन के रूप में हो सकता है। अट्रैक्शन के मेन फैक्टर्स। प्रॉक्सिमिटी, नजदीकी, जिन लोगों से हम बार बार मिलते हैं उनसे जुड़ाव ज्यादा होता है। एग्जाम्पल ऑफिस या कॉलेज के दोस्त अक्सर लाइफ लॉन्ग दोस्त बन जाते हैं। सिमिलैरिटी, समानता, हमारी पसंद, सोच, वैल्यूज से मिलते जुलते लोग हमें ज्यादा अच्छे लगते हैं। एग्जाम्पल अगर आपको किताबें पढ़ना पसंद है और सामने वाला भी किताबों का शौकीन है तो दोस्ती जल्दी गहरी हो जाएगी। रेसिप्रोकल लाइकिंग, पसंद का जवाब, हमें वही लोग पसंद आते हैं जो हमें पसंद करते हैं। किसी ने अगर आपकी तारीफ की तो नेचुरली आपको वो इंसान अच्छा लगेगा। फिजिकल अट्रैक्टिवनेस, शारीरिक आकर्षण, शुरुआती स्टेज में अपीयरेंस मैटर करता है। लेकिन एरोनसन कहते हैं कि लॉन्ग टर्म रिश्ते सिर्फ अपीयरेंस पर नहीं टिकते। रिसर्च इनसाइट्स। मियर एक्सपोजर इफेक्ट, जितनी बार आप किसी को देखते हैं उतना ही आपके माइंड में पॉजिटिव इंप्रेशन बनता है। सिमिलैरिटी प्रिंसिपल, लोग कहते हैं ओपोजिट्स अट्रैक्ट, लेकिन रिसर्च बताती है कि एक्चुअली सिमिलैरिटीज ज्यादा बॉन्ड बनाती हैं। लव और रिलेशनशिप। एरोनसन ने रिलेशनशिप को दो तरह से एक्सप्लेन किया। कंपेनियनेट लव, दोस्ती वाला प्यार, इसमें कंफर्ट, ट्रस्ट और डीप बॉन्डिंग होती है। एग्जाम्पल शादीशुदा जोड़े, लाइफ लॉन्ग दोस्त। पैशनेट लव, जुनूनी प्यार, इसमें एक्साइटमेंट, रोमांच और अट्रैक्शन हाई होता है। लेकिन ये अक्सर शॉर्ट टर्म होता है और समय के साथ स्टेबलाइज होकर कंपेनियनेट लव में बदल सकता है। रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स। जेलसी, जलन, इनसिक्योरिटी और ट्रस्ट की कमी से रिश्ते टूट सकते हैं। कम्युनिकेशन गैप, अगर फीलिंग्स खुलकर शेयर न हो तो मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। अनइक्वल एफर्ट, जब एक व्यक्ति ज्यादा इन्वेस्ट करता है और दूसरा कम तो इम्बैलेंस से प्रॉब्लम आती है। हेल्थी रिलेशनशिप कैसे बनाएं? ओपन कम्युनिकेशन, अपनी फीलिंग्स साफ बोलें। रिस्पेक्ट बाउंड्रीज, हर इंसान की पर्सनल स्पेस की जरूरत होती है। म्यूचुअल सपोर्ट, अच्छे और बुरे वक्त में साथ देना। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्किल्स, झगड़े को बातचीत से हल करना, ब्लेम गेम से नहीं। एक्सप्रेस ग्रैटिट्यूड, छोटे छोटे जेस्चर्स से अप्रिशिएट करना। एरोनसन का पॉइंट, रिश्ते सिर्फ दिल की बात नहीं, दिमाग का कैलकुलेशन भी है। अट्रैक्शन एक मिक्स है प्रॉक्सिमिटी, सिमिलैरिटी, लाइकिंग और सपोर्ट का। स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स बनाने के लिए एफर्ट, रिस्पेक्ट और ट्रस्ट जरूरी है। इस पार्ट के मैन पॉइंट है अट्रैक्शन फैक्टर्स, नजदीकी, समानता, म्यूचुअल लाइकिंग, अपीयरेंस। लव टाइप्स, कंपेनियनेट वर्सेस पैशनेट। प्रॉब्लम्स, जेलसी, कम्युनिकेशन गैप। सॉल्यूशंस, ओपन टॉक, रिस्पेक्ट, सपोर्ट, ग्रैटिट्यूड। पार्ट 12 हेल्पिंग बिहेवियर और अल्ट्रुइज्म। हेल्पिंग बिहेवियर क्या है? हेल्पिंग बिहेवियर मतलब किसी और की मदद करना, चाहे वो छोटा काम हो जैसे रास्ता बताना या बड़ा सैक्रिफाइस जैसे जान बचाना। लेकिन सवाल है, क्या इंसान सच में निस्वार्थ, सेल्फलेस मदद करता है या हर मदद के पीछे कोई सेल्फ इंटरेस्ट छुपा होता है? हेल्पिंग बिहेवियर के थ्योरीज। एक, सोशल एक्सचेंज थ्योरी। इंसान कैलकुलेशन करता है, अगर मैंने मदद की तो मुझे क्या मिलेगा। रिवॉर्ड हो सकता है रिस्पेक्ट, गुड इमेज या गिल्ट से राहत। एग्जाम्पल, आपने किसी गरीब को पैसे दिए, आपके मन को अच्छा लगा और आसपास के लोगों ने आपको जेनरस माना। दो, एम्पैथी अल्ट्रुइज्म हाइपोथेसिस। जब हम किसी की सफरिंग से इमोशनली जुड़ जाते हैं तो बिना कैलकुलेशन के भी मदद करते हैं। एग्जाम्पल, कोई बच्चा एक्सीडेंट में घायल हो जाए तो तुरंत लोग दौड़कर मदद करते हैं, चाहे उन्हें पर्सनल लॉस ही क्यों न हो। 3, एवोल्यूशनरी थ्योरी। हमारे जीन्स हमें सिखाते हैं कि फैमिली की मदद करना सर्वाइवल के लिए जरूरी है। एग्जाम्पल, पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए सब सैक्रिफाइस कर देते हैं। रिसर्च इनसाइट्स। बायस्टैंडर इफेक्ट, डार्ली लताने एक्सपेरिमेंट। जब बहुत सारे लोग मौजूद होते हैं तो अक्सर कोई भी मदद नहीं करता,
सबको लगता है कि कोई और मदद करेगा। एग्जाम्पल, सड़क पर एक्सीडेंट हो जाए और भीड़ खड़ी हो जाए, लेकिन कोई एक्शन न ले। डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, भीड़ में इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो जाती है, लेकिन अकेले इंसान की मौजूदगी में मदद जल्दी होती है। कौन से फैक्टर्स मदद बढ़ाते हैं? जब सिचुएशन क्लियर हो, अगर पता हो कि सामने वाला सच में मदद का मोहताज है। सिमिलर आइडेंटिटी, अगर विक्टिम हमसे मिलता जुलता लगे, भाषा, कल्चर, कपड़े। मूड, गुड मूड में लोग ज्यादा मदद करते हैं। टाइम प्रेशर, जल्दी में रहने वाले लोग मदद करने से बचते हैं। एक्सपेरिमेंट, थियोलॉजी स्टूडेंट्स को लेक्चर देने भेजा गया। जिनके पास समय था, उन्होंने रोड पर गिरे इंसान की मदद की। जिनके पास कम समय था, वो निकल गए। एल्ट्रुइज्म, क्या सच में सेल्फलेस मदद पॉसिबल है? एरॉनसन कहते हैं कि प्योर एल्ट्रुइज्म रेयर है। ज्यादातर मदद में कुछ न कुछ सेल्फ बेनिफिट होता है, गिल्ट से बचना, अच्छा महसूस करना, इमेज बनाना। लेकिन एम्पैथी इतनी स्ट्रांग हो सकती है कि इंसान अपने लॉस की परवाह किए बिना मदद करे। एग्जाम्पल, युद्ध में सैनिक अपने साथी की जान बचाने के लिए अपनी जान तक रिस्क पर लगा देते हैं। प्रैक्टिकल लेसन्स, अगर आप चाहते हो लोग मदद करें, डायरेक्ट किसी को एड्रेस करें, भाई आप एम्बुलेंस को कॉल करो। इससे रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफ्यूज नहीं होगी। खुद हेल्पिंग हैबिट डेवलप करना चाहते हो, एम्पैथी प्रैक्टिस करें, दूसरों की जगह खुद को इमेजिन करें। मदद सिर्फ दूसरों को नहीं, खुद को भी स्ट्रांग बनाती है। स्टडीज दिखाती हैं कि हेल्पर्स ज्यादा खुश और मेंटली हेल्थी होते हैं। एरॉनसन का पॉइंट, इंसान सेल्फिश भी है और कंपैशनेट भी। सोशल सेटिंग बहुत इम्पैक्ट करती है कि हम मदद करेंगे या नहीं। हेल्पिंग बिहेवियर सिखाया जा सकता है, बच्चों को रोल मॉडल की तरह एग्जाम्पल्स दिखाकर। इस पार्ट के मैन पॉइंट है हेल्पिंग बिहेवियर थ्योरीज, सोशल एक्सचेंज, एम्पैथी, एवोल्यूशनरी। बायस्टैंडर इफेक्ट, भीड़ में मदद कम। फैक्टर्स, टाइम, मूड, क्लैरिटी, आइडेंटिटी। प्योर एल्ट्रुइज्म रेयर है, लेकिन एम्पैथी से पॉसिबल। पार्ट 13, एग्रेशन, हिंसा और आक्रामक व्यवहार। एग्रेशन क्या है? एग्रेशन मतलब ऐसा बिहेवियर जिसमें किसी को चोट पहुंचाने, नुकसान देने या कंट्रोल करने का इरादा हो। ये शारीरिक भी हो सकता है, मारपीट, और वर्बल भी, गाली, अपमान। एग्जाम्पल, कोई ट्रैफिक जैम में गाड़ी रोककर लड़ पड़ता है या सोशल मीडिया पर गुस्से में अब्यूसिव कमेंट करता है। एग्रेशन के कारण, एक, बायोलॉजिकल फैक्टर्स। हमारे दिमाग और हॉर्मोन्स एग्रेशन को ट्रिगर कर सकते हैं। टेस्टोस्टेरोन लेवल ज्यादा होने पर हिंसा का चांस बढ़ता है। कुछ ब्रेन एरियाज जैसे अमेगडला, एंगर और थ्रेट से जुड़ते हैं। 2, फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन हाइपोथेसिस। जब इंसान को अपनी चाहत पूरी नहीं मिलती, फ्रस्ट्रेशन बढ़ती है और वो एग्रेशन में बदल जाती है। एग्जाम्पल, जॉब न मिलने पर गुस्सा घर वालों पर निकालना। 3, सोशल लर्निंग थ्योरी, बंदूरा। हम एग्रेशन सीखते हैं ऑब्जर्विंग और इमिटेटिंग से। एक्सपेरिमेंट, बंदूरा का बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट। बच्चों ने गुड़िया को मारा क्योंकि उन्होंने अडल्ट्स को ऐसा करते देखा। 4, सिचुएशनल फैक्टर्स। हीट, गर्मी में लोग ज्यादा अग्रेसिव होते हैं। अल्कोहल सेल्फ कंट्रोल कम कर देता है, जिससे फाइट्स बढ़ती हैं। क्राउडिंग, भीड़ और स्ट्रेस गुस्सा ट्रिगर कर सकती है। रिसर्च इनसाइट्स। वेपन्स इफेक्ट, बर्कोविट्स लिपिज। अगर कमरे में हथियार मौजूद हों तो इंसान जल्दी गुस्सा करता है। कैथारसिस मिथ, लोग सोचते हैं गुस्सा निकाल देने से शांत हो जाते हैं, लेकिन रिसर्च कहती है कि एग्रेशन प्रैक्टिस करने से गुस्सा और बढ़ता है। मतलब पंचिंग बैग मारना गुस्सा नहीं कम करता, बल्कि हैबिट बना सकता है। कौन से फैक्टर्स एग्रेशन कम करते हैं? एम्पैथी बढ़ाना, जब हम दूसरे का पर्सपेक्टिव समझते हैं, गुस्सा कम होता है। एंगर मैनेजमेंट ट्रेनिंग, डीप ब्रीदिंग, काउंटिंग या टाइम आउट लेना। नॉन वायलेंट रोल मॉडल्स, गांधी, मंडेला जैसे लीडर्स के एग्जाम्पल दिखाना। पनिशमेंट सिर्फ तभी काम करता है जब तुरंत और फेयर हो, वरना गुस्सा और बढ़ा सकता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल्स, रोड रेज, छोटी सी बात पर एक्सीडेंट या फाइट हो जाती है। डोमेस्टिक वायलेंस, स्ट्रेस प्लस फ्रस्ट्रेशन का घर में निकलना।
ऑनलाइन ट्रोलिंग एनोनिमिटी गुमनामी से लोग गालियां देते हैं जो रियल लाइफ में कभी नहीं बोलते। एरोनसन का पॉइंट, एग्रेशन नेचुरल है लेकिन कंट्रोल करना पॉसिबल है। सोसाइटी और कल्चर ह्यूज रोल प्ले करते हैं। एग्जाम्पल, जिन कल्चर्स में नॉन वायलेंस को सम्मान मिलता है वहां हिंसा बहुत कम होती है। इस पार्ट के मेन पॉइंट है, एग्रेशन किसी को चोट पहुंचाने का इरादा। बायोलॉजिकल फ्रस्ट्रेशन लर्निंग सिचुएशन फैक्टर्स से ट्रिगर होता है। वेपन्स इफेक्ट और कैथारसिस मिथ इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स। एग्रेशन को कम किया जा सकता है एम्पथी, एंगर मैनेजमेंट और रोल मॉडल्स से। पार्ट 14, अट्रैक्शन एंड लव। अट्रैक्शन क्या है? अट्रैक्शन मतलब वो ताकत जो हमें किसी इंसान की ओर खींचती है, दोस्ती हो, प्यार हो या पार्टनरशिप। अट्रैक्शन के मुख्य फैक्टर्स। 1, प्रॉक्सिमिटी नजदीकी। जितना ज्यादा हम किसी को देखते हैं उतनी फैमिलियरिटी और लाइकिंग बढ़ती है। एग्जाम्पल, हॉस्टल में रूममेट या ऑफिस के कोलीग से दोस्ती जल्दी होती है। 2, सिमिलैरिटी समानता। हम उन्हीं को पसंद करते हैं जिनके इंटरेस्ट, वैल्यूज और सोच हमसे मिलते जुलते हैं। एग्जाम्पल, अगर आपको किताबें पसंद हैं तो किताबों का शौकीन इंसान नेचुरली आकर्षक लगेगा। 3, रेसिप्रोकल लाइकिंग पसंद का जवाब। इंसान उस इंसान को ज्यादा पसंद करता है जो उसे पसंद करता है। एग्जाम्पल, अगर कोई ओपनली कहे मुझे तुम्हारे साथ रहना अच्छा लगता है तो अट्रैक्शन ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। 4, फिजिकल अट्रैक्टिवनेस शारीरिक आकर्षण। चेहरे की सिमेट्री, हेल्थ और ग्रूमिंग बड़ा फैक्टर है। लेकिन एरोनसन बताते हैं कि सिर्फ लुक्स नहीं बल्कि पर्सनैलिटी और वार्मथ ज्यादा टिकती है। 5, मेयर एक्सपोजर इफेक्ट। जितनी बार हम किसी को देखते हैं उतना ही अट्रैक्शन बढ़ सकता है। लव के टाइप्स साइकोलॉजी के हिसाब से। साइकोलॉजिस्ट रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने ट्रायंगुलर थ्योरी ऑफ लव दी, जिसमें 3 एलिमेंट्स हैं। इंटीमेसी नजदीकी बटा भावनात्मक जुड़ाव। पैशन शारीरिक आकर्षण बटा डिजायर। कमिटमेंट वादा साथ निभाना। इन तीनों के अलग अलग कॉम्बिनेशन से अलग अलग तरह का प्यार बनता है। सिर्फ पैशन इनफैचुएशन एक तरफा क्रश। पैशन प्लस इंटीमेसी रोमांटिक लव। इंटीमेसी प्लस कमिटमेंट कंपेनियनेट लव। तीनों साथ कॉन्समेट लव कंप्लीट लव। रिसर्च फाइंडिंग्स। मैचिंग हाइपोथेसिस, लोग उन्हीं के साथ रिलेशनशिप में आते हैं जो अट्रैक्टिवनेस लेवल में उनसे मिलते जुलते हों। हेलो इफेक्ट, अगर कोई दिखने में अट्रैक्टिव है तो हम मान लेते हैं कि वो और भी क्वालिटीज में अच्छा होगा, काइंड, स्मार्ट एटसेट्रा। कल्चर और लव। वेस्टर्न कल्चर इंडिविजुअल चॉइस और रोमांटिक लव को हाई वैल्यू देता है। ईस्टर्न कल्चर अरेंज्ड मैरिज और फैमिली अप्रूवल ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन रिसर्च दिखाती है कि दोनों में लॉन्ग टर्म सेटिस्फैक्शन डिपेंड करता है कमिटमेंट और रिस्पेक्ट पर। वाई लव मैटर्स। लव स्ट्रेस कम करता है, हेल्थ इंप्रूव करता है और लंबी उम्र देता है। ऑक्सीटोसिन और डोपामाइन जैसे हार्मोन्स बॉन्डिंग और खुशी बढ़ाते हैं। एग्जाम्पल, स्टडीज में पाया गया कि हैप्पीली मैरिड लोग कम बीमार पड़ते हैं और जल्दी रिकवर होते हैं। एरोनसन का पॉइंट, अट्रैक्शन सिर्फ लुक्स पर नहीं बल्कि फैमिलियरिटी, सिमिलैरिटी और म्यूचुअल रिस्पेक्ट पर डिपेंड करता है। रियल लव 3 पिलर्स पर खड़ा होता है, इंटीमेसी, पैशन और कमिटमेंट। इस पार्ट के मेन पॉइंट है, अट्रैक्शन के फैक्टर्स प्रॉक्सिमिटी, सिमिलैरिटी, लाइकिंग, लुक्स। लव के टाइप्स ट्रायंगुलर थ्योरी। रिसर्च मैचिंग हाइपोथेसिस, हेलो इफेक्ट। लव हेल्थ और हैप्पीनेस के लिए जरूरी है। पार्ट 15, प्रोसोशियल बिहेवियर। प्रोसोशियल बिहेवियर क्या है? कोई भी ऐसा एक्शन जो दूसरों को फायदा पहुंचाए, जैसे मदद करना, दान देना, सपोर्ट करना या वॉलंटियर बनना। एग्जाम्पल, सड़क पर किसी बुजुर्ग को रास्ता पार कराने में मदद करना। लोग मदद क्यों करते हैं? 1, एम्पैथी अल्ट्रुइज्म हाइपोथेसिस। जब हम किसी की तकलीफ महसूस करते हैं, एम्पैथी, तो हम बिना किसी फायदे की उम्मीद के मदद करते हैं। एग्जाम्पल, किसी बच्चे को भूखा देखकर दिल से मदद करना, चाहे कोई देख रहा हो या नहीं। 2, सोशल एक्सचेंज थ्योरी। कभी कभी मदद सेल्फिश मोटिव से होती है,
अगर मैं मदद करूंगा तो मुझे भी कभी मदद मिलेगी या मुझे अच्छा फील होगा। 3 नॉर्म्स ऑफ रेसिप्रोसिटी, लेन देन का नियम। समाज ने सिखाया है कि आज मैं मदद करूंगा, कल कोई मेरी करेगा। 4 एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव। इंसान जेनेटिकली उन लोगों की मदद करता है जो उसके करीब हैं, किन सिलेक्शन, ताकि जीन्स सरवाइव कर सकें। एग्जाम्पल, लोग अपने परिवार की मदद स्ट्रेंजर्स से पहले करते हैं। कब लोग मदद करते हैं और कब नहीं। बायस्टैंडर इफेक्ट, डार्ली और लताने का स्टडी। जितने ज्यादा लोग मौजूद होते हैं, किसी के मदद करने की संभावना उतनी कम होती है। लोग सोचते हैं कोई और मदद कर देगा। एग्जाम्पल, भीड़ भाड़ वाली जगह पर एक्सीडेंट होने पर लोग खड़े देखते रहते हैं। एक्सपेरिमेंट्स। केटी जेनोवीज केस, 1964, न्यूयॉर्क। एक लड़की की हत्या हुई और दर्जनों पड़ोसियों ने देखा, लेकिन कोई मदद को नहीं आया। इससे साइकोलॉजिस्ट्स ने बायस्टैंडर इफेक्ट और डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी पर स्टडी शुरू की। गुड समारिटन स्टडी। जब लोगों को जल्दी थी, उन्होंने मदद नहीं की। जब उनके पास समय था, तो ज्यादा चांसेस थे कि वे मदद करेंगे। मदद को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स। मूड, अच्छा मूड मदद की संभावना बढ़ाता है। सिमिलैरिटी, हम उन्हीं की मदद ज्यादा करते हैं जो हमारे जैसे दिखते लगते हैं। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, अगर मदद सस्ती और आसान है, चांसेस ज्यादा हैं। ट्रेनिंग, जिन लोगों को फर्स्ट एड या सोशल वर्क की ट्रेनिंग होती है, वो नेचुरली जल्दी मदद करते हैं। कल्चर और हेल्पिंग। कलेक्टिविस्ट कल्चर्स, जैसे भारत में कम्युनिटी और फैमिली हेल्प पर ज्यादा जोर है। इंडिविजुअलिस्ट कल्चर्स, जैसे अमेरिका में स्ट्रेंजर्स को हेल्प करने की फ्रिक्वेंसी ज्यादा है, पर क्लोज फैमिली सपोर्ट कंपैरेटिवली कम। एरोनसन का पॉइंट, इंसान सेल्फिश भी है और अल्ट्रुइस्टिक भी। मदद एम्पैथी, कल्चर और सिचुएशन पर डिपेंड करती है। लेकिन अगर हर इंसान एक्टिव होकर मदद करे तो समाज ज्यादा कोऑपरेटिव बन सकता है। इस पार्ट के मेन पॉइंट है प्रोसोशियल बिहेवियर, दूसरों की भलाई के लिए काम। मोटिव्स, एम्पैथी, सोशल एक्सचेंज, रेसिप्रोसिटी, एवोल्यूशन। बायस्टैंडर इफेक्ट, लोग भीड़ में कम मदद करते हैं। फैक्टर्स, मूड, सिमिलैरिटी, कॉस्ट बेनिफिट, कल्चर। हेल्प करना इंसानी नेचर का अहम हिस्सा है। पार्ट 16, एग्रेशन, आक्रामकता और हिंसा। एग्रेशन क्या है? कोई भी ऐसा व्यवहार जिसका मकसद किसी को चोट पहुंचाना, नुकसान करना या तकलीफ देना हो। एग्जाम्पल, किसी को मारना, अपमान करना, धमकाना या साइबर बुलिंग करना। एग्रेशन की जड़ें। 1, बायोलॉजिकल फैक्टर्स। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि एग्रेशन इंसान की सर्वाइवल इंस्टिंक्ट का हिस्सा है। हार्मोन्स जैसे टेस्टोस्टेरोन और ब्रेन स्ट्रक्चर्स, अमेगडला का असर आक्रामकता पर पड़ता है। एग्जाम्पल, टेस्टोस्टेरोन लेवल ज्यादा होने पर गुस्सा और लड़ाई की टेंडेंसी बढ़ सकती है। 2, फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन हाइपोथेसिस। जब इंसान अपने गोल्स अचीव नहीं कर पाता, तो फ्रस्ट्रेशन गुस्से में बदल जाता है। एग्जाम्पल, ट्रैफिक जैम में फंसने पर लोग जल्दी चिड़चिड़े हो जाते हैं। 3, सोशल लर्निंग थ्योरी, बंदूरा। बच्चे वही सीखते हैं जो देखते हैं। अगर वे हिंसा देखेंगे तो वो हिंसक बनेंगे। बंदूरा का बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट, बच्चों ने गुड़िया को मारा पीटा क्योंकि उन्होंने बड़े लोगों को ऐसा करते देखा। मीडिया और एग्रेशन। टीवी शोज, मूवीज और वायलेंट वीडियो गेम्स एग्रेशन को बढ़ा सकते हैं। बार बार वायलेंस देखने से इंसान डिसेंसिटाइज हो जाता है, यानी हिंसा नॉर्मल लगने लगती है। एग्जाम्पल, एक्शन मूवीज में लड़ाई देखने के बाद बच्चों का खेल भी अक्सर लड़ाई झगड़े वाला बन जाता है। कल्चर और एग्रेशन। कुछ संस्कृतियों में एग्रेशन को नॉर्मल माना जाता है, जैसे ऑनर कल्चर्स, जहां इंसल्ट का बदला लेना जरूरी समझा जाता है। शांतिप्रिय संस्कृतियों में हिंसा की दर काफी कम होती है। सिचुएशनल ट्रिगर्स, एग्रेशन को बढ़ाने वाले हालात। अल्कोहल और ड्रग्स सेल्फ कंट्रोल घटा देते हैं। हीट, गर्मी और असुविधा एग्रेशन को बढ़ा सकती है। क्राउडिंग, भीड़ भाड़ में इरिटेशन और लड़ाई का खतरा बढ़ता है। प्रोवोकेशन, अगर कोई इंसल्ट करे या उकसाए तो एग्रेशन तुरंत ट्रिगर हो सकता है। एग्रेशन कम कैसे करें?
कैथारसिस मिथ, गुस्सा निकाल दो तो शांति मिलती है, ये गलत है। स्टडीज ने दिखाया है कि गुस्सा निकालने से और गुस्सा बढ़ता है। सेल्फ कंट्रोल और ट्रेनिंग, रिलैक्सेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स एग्रेशन को घटा सकते हैं। एम्पैथी डेवलप करना, जब हम दूसरों की फीलिंग्स समझते हैं तो हिंसा घटती है। बेटर एनवायरनमेंट्स, भीड़, गरीबी, डिस्क्रिमिनेशन कम करने से एग्रेशन भी कम होगा। एरोनसन का कंक्लूजन, एग्रेशन पूरी तरह बायोलॉजिकल नहीं है, ये बायोलॉजी प्लस एनवायरनमेंट प्लस कल्चर का मिक्स है। अगर सोसाइटी वायलेंस को प्रमोट करे तो एग्रेशन बढ़ेगा, और अगर कोऑपरेशन को प्रमोट करे तो एग्रेशन घटेगा। इस पार्ट के मेन पॉइंट है एग्रेशन दूसरों को नुकसान पहुंचाने का बिहेवियर। कॉजेस, बायोलॉजी, फ्रस्ट्रेशन, सोशल लर्निंग, मीडिया, कल्चर और सिचुएशंस एग्रेशन को शेप करते हैं। सॉल्यूशंस, एम्पैथी, सेल्फ कंट्रोल, बेटर सोशल एनवायरनमेंट। वायलेंस इंसानी नेचर का हिस्सा है, लेकिन इसे कंट्रोल करना पॉसिबल है। पार्ट 17, प्रेजुडिस डिस्क्रिमिनेशन। प्रेजुडिस क्या है? प्रेजुडिस का मतलब है किसी व्यक्ति या समूह के बारे में पहले से बनी हुई नकारात्मक राय बिना उन्हें सही से जाने। जैसे सभी अमीर लोग घमंडी होते हैं, सभी गरीब लोग आलसी होते हैं, इस जाति धर्म के लोग ऐसे ही होते हैं। ये सोच बिना पूरी सच्चाई जाने ही मन में बिठा ली जाती है। डिस्क्रिमिनेशन क्या है? जब ये नकारात्मक सोच एक्शन में बदल जाती है तो उसे डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। मतलब किसी को नौकरी न देना, किसी को ग्रुप में न घुसने देना, किसी से अलग बर्ताव करना सिर्फ उसकी जाति, धर्म, लिंग, रंग या बैकग्राउंड की वजह से। प्रेजुडिस क्यों होता है? इन ग्रुप वर्सेस आउट ग्रुप बायस इंसान नेचुरली हम और वो में फर्क करता है। जो हमारे जैसे हैं, सेम भाषा, कल्चर, रिलीजन, उन्हें हम जल्दी अपना मान लेते हैं। बाकी को अलग या खतरा समझने लगते हैं। कंपटीशन फॉर रिसोर्सेज, जब रिसोर्सेस, पैसा, नौकरी, पावर कम होते हैं तो लोग ब्लेम करने के लिए किसी ग्रुप को चुन लेते हैं। एग्जाम्पल, ये माइग्रेंट वर्कर्स आकर हमारी जॉब्स ले गए। स्टेरियोटाइप्स, समाज में फैली हुई जनरल बिलीफ्स। एग्जाम्पल, औरतें गाड़ी अच्छे से नहीं चला सकती। ये बात बिना प्रूव किए बस बार बार रिपीट होने से लोगों के दिमाग में सच बन जाती है। स्केप गोटिंग, बलि का बकरा बनाना, अपनी प्रॉब्लम्स का गुस्सा दूसरों पर निकालना। जैसे अगर देश की इकोनॉमी खराब हो तो लोग ब्लेम किसी माइनॉरिटी पर डाल देते हैं। एग्जाम्पल, एक्सपेरिमेंट। एलियट एरोनसन ने किताब में कई एक्सपेरिमेंट्स डिस्कस किए हैं। एक एग्जाम्पल, बच्चों को रैंडमली 2 ग्रुप्स में बांटा गया और उन्हें कंपटीशन कराया गया। कुछ ही देर में दोनों ग्रुप्स ने एक दूसरे को बुरा मानना शुरू कर दिया। मतलब सिर्फ ग्रुप लेबल ही नफरत पैदा करने के लिए काफी था। प्रेजुडिस के रिजल्ट्स, समाज में नफरत और हिंसा बढ़ती है। कई लोग अपॉर्चुनिटीज से वंचित रह जाते हैं। सबसे खतरनाक, लोगों की सेल्फ एस्टीम टूट जाती है। इमेजिन कीजिए किसी बच्चे को बार बार कहा जाए कि तुम बेवकूफ हो तो वो सच में बिलीव करने लगेगा कि वो बेवकूफ है। प्रेजुडिस को कम कैसे करें? कॉन्टैक्ट हाइपोथेसिस, जब अलग अलग ग्रुप्स के लोग पॉजिटिव माहौल में मिलते हैं तो उनके बीच की दूरी कम होती है। एग्जाम्पल, स्कूलों में डाइवर्स बैकग्राउंड के बच्चों को साथ पढ़ाना। कॉमन गोल्स, जब अलग ग्रुप्स एक शेयर्ड गोल पर काम करते हैं तो दुश्मनी कम होती है। एग्जाम्पल, एक स्पोर्ट्स टीम में अलग अलग रिलीजन के खिलाड़ी मिलकर जीतने के लिए मेहनत करें। एजुकेशन अवेयरनेस, जब बच्चों को सिखाया जाए कि डाइवर्सिटी स्ट्रेंथ है तो प्रेजुडिस धीरे धीरे घटता है। इस पार्ट के मेन पॉइंट है प्रेजुडिस नकारात्मक सोच, डिस्क्रिमिनेशन नकारात्मक एक्शन। इसका कारण है इन ग्रुप बायस, कंपटीशन, स्टेरियोटाइप्स, स्केप गोटिंग। रिजल्ट, सोसाइटी में नफरत, इनइक्वालिटी और हिंसा। सॉल्यूशन, पॉजिटिव कॉन्टैक्ट, कॉमन गोल्स, एजुकेशन। पार्ट 18, पॉलिटिक्स, पावर, सोसाइटी। पावर क्या है? पावर का मतलब है दूसरों के बिहेवियर और डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करने की क्षमता। लेकिन असली सवाल यह है कि पावर लोगों को अच्छा बनाती है या बिगाड़ देती है। पावर का मनोविज्ञान, पावर करप्ट्स, जब किसी के पास बहुत पावर आ जाती है तो वो दूसरों की फीलिंग्स कम समझने लगता है।
स्टडीज बताती हैं कि पावरफुल लोग कम एम्पैथिक, कम हमदर्दी वाले हो जाते हैं। वो दूसरों को सिर्फ टूल्स की तरह देखने लगते हैं। ओबीडियंस टू अथॉरिटी, आपने मिलग्राम का एक्सपेरिमेंट सुना होगा। उसमें लोगों को कहा गया कि दूसरे को बिजली का झटका दो, फेक शॉक्स। ज्यादातर पार्टिसिपेंट्स ने अथॉरिटी की बात मान ली, भले ही सामने वाले की चीख सुनाई दे रही थी। इसका मतलब है पावर वाली अथॉरिटी के आगे आम लोग अपनी सोच बंद कर देते हैं। कॉन्फॉर्मिटी इन पॉलिटिक्स, राजनीति में लोग अक्सर मेजॉरिटी या पावरफुल लीडर के साथ अलाइन हो जाते हैं, भले ही वो गलत हो। एग्जाम्पल, भीड़ में नारे लगाना बिना सोचे सिर्फ ग्रुप का हिस्सा बनने के लिए। सोसाइटी में पावर कैसे काम करती है? एलीट कंट्रोल, कुछ पावरफुल लोग, राजनेता, इंडस्ट्री लीडर्स, रिच क्लास, समाज की सोच और रिसोर्सेस कंट्रोल करते हैं। एग्जाम्पल, मीडिया कंट्रोल करके लोगों की राय बदलना। आइडियोलॉजी, प्रोपेगेंडा, जब रूलर्स को कंट्रोल बनाए रखना होता है तो वो प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। एग्जाम्पल, हमारी प्रॉब्लम्स का कारण ये माइनॉरिटी ग्रुप है। इस तरह लोग असली प्रॉब्लम से ध्यान हटा देते हैं। ग्रुप आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, लोगों की आइडेंटिटी जाति, धर्म, लैंग्वेज पर खेलती है। जब लोग हम वर्सेस वो की सोच में पड़ जाते हैं तो लीडर्स आसानी से उन्हें मैनिपुलेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल, रियल लाइफ हिस्ट्री भरी पड़ी है ऐसे एग्जाम्पल्स से। हिटलर ने जर्मनी के लोगों को यह विश्वास दिला दिया कि उनकी सारी समस्याओं का कारण जूश हैं। लोगों ने बिना सवाल किए उसका साथ दिया, नतीजा लाखों की हत्या। यहाँ साफ दिखता है कि कैसे प्रोपेगेंडा प्लस पावर प्लस ग्रुप थिंक खतरनाक कॉम्बिनेशन बन जाता है। पावर का पॉजिटिव यूज, हर पावर बुरी नहीं होती। सही हाथों में पावर सोसाइटी को बदल भी सकती है। महात्मा गांधी अहिंसा और सत्याग्रह से लोगों को जोड़कर आजादी दिलाई। मार्टिन लूथर किंग Jr. सिविल राइट्स मूवमेंट से रेशियल इक्वालिटी के लिए लड़ाई लड़ी। मतलब पावर इंसान को बिगाड़ भी सकती है और महान भी बना सकती है। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि वो पावर का इस्तेमाल किस लिए करता है। इस पार्ट के मेन पॉइंट है, पावर इंसान को कम हमदर्दी वाला बना देती है। अथॉरिटी के दबाव में लोग गलत काम भी कर जाते हैं। मिलग्राम एक्सपेरिमेंट। पॉलिटिक्स अक्सर प्रोपेगेंडा, आइडेंटिटी और कंट्रोल पर टिकी होती है, लेकिन सही हाथों में पावर समाज को बदलने का सबसे बड़ा हथियार है। पार्ट 19, ह्यूमन हैप्पीनेस वेलबीइंग। असली सवाल, आखिर इंसान को क्या चीज सच में खुश करती है? ज्यादातर लोग सोचते हैं कि पैसा, लक्जरी और स्टेटस से खुशी मिलती है, लेकिन सोशल साइकोलॉजी के स्टडीज कुछ और ही बताते हैं। हैप्पीनेस के 3 बड़े स्रोत। रिलेशनशिप्स, रिश्ते, स्ट्रॉन्ग लविंग रिलेशनशिप्स, लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस। हार्वर्ड्स 75 ईयर लॉन्ग स्टडी ने साफ कहा, गुड रिलेशनशिप्स कीप अस हेल्थियर एंड हैप्पियर दैन मनी और फेम। अकेलापन, लोनलीनेस, स्मोकिंग जितना हेल्थ के लिए खतरनाक है। मीनिंग, उद्देश्य, सिर्फ पैसा कमाना या काम करना हैप्पीनेस नहीं देता। जब इंसान महसूस करे कि उसका काम कुछ बड़ा योगदान दे रहा है तो उसे इनर पीस और खुशी मिलती है। एग्जाम्पल, टीचर बच्चों की जिंदगी बदलने पर खुश होता है, भले सैलरी कम हो। ग्रोथ, ग्रैटिट्यूड, विकास और आभार। हैप्पीनेस स्टैटिक नहीं है। जब इंसान सीखता है, इम्प्रूव करता है या कोई नई स्किल पाता है तो उसे सेटिस्फैक्शन मिलता है। और सबसे बड़ा फैक्टर, ग्रैटिट्यूड, शुक्रगुजार होना। रोज छोटी चीजों के लिए थैंकफुल रहना, लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस बढ़ाना। मनी हैप्पीनेस का रिश्ता। रिसर्च कहती है कि पैसा एक हद तक खुशी देता है, बेसिक नीड्स, सेफ्टी, कंफर्ट तक, लेकिन उस हद के बाद एक्स्ट्रा पैसा ज्यादा खुशी। एग्जाम्पल, 1 करोड़ और 10 करोड़ वाले की हैप्पीनेस में बहुत कम फर्क होता है। हीडोनिक ट्रेडमिल, इंसान जल्दी ही नई चीजों का आदी हो जाता है। एग्जाम्पल, नई कार ली कुछ हफ्तों बाद नॉर्मल लगने लगती है। इसीलिए जो लोग एक्सटर्नल चीजों से खुशी ढूंढते हैं वो बार बार एम्प्टी फील करते हैं। सोसाइटी और हैप्पीनेस। कंपैरिजन ट्रैप, हम दूसरों से कंपेयर करके अपनी खुशी नापते हैं। एग्जाम्पल,
अगर मेरे पास बाइक है और दोस्तों के पास साइकिल तो मैं खुश हूं। लेकिन अगर दोस्त कार खरीद ले तो बाइक वाले को अनहैप्पीनेस होगी। कंज्यूमर कल्चर, एड्स और मीडिया हमें सिखाते हैं कि खुशी चीजें खरीदने से मिलती है, लेकिन असलियत में हैप्पीनेस एक्सपीरियंसेस और कनेक्शंस से आती है। रियल लाइफ एग्जांपल्स। भूटान ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स को जीडीपी से ज्यादा महत्व देता है। डेनमार्क दुनिया के सबसे खुश देशों में गिना जाता है क्योंकि वहां सोशल ट्रस्ट और इक्वालिटी हाई है। हैप्पीनेस बढ़ाने के प्रैक्टिकल टिप्स। मीनिंगफुल रिश्ते बनाओ। रोज ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करो। कंपैरिजन कम करो। एक्सपीरियंसेस पर खर्च करो, चीजों पर नहीं। ग्रोथ माइंडसेट रखो, हर दिन कुछ नया सीखो। इस पार्ट के मेन पॉइंट है हैप्पीनेस रिश्ते प्लस उद्देश्य प्लस ग्रैटिट्यूड। पैसा जरूरी है पर एक हद तक। कंपैरिजन और कंज्यूमर कल्चर हैप्पीनेस को मारते हैं। रियल और सस्टेनेबल हैप्पीनेस अंदर से आती है, बाहर से नहीं। पार्ट 20 द रियल सोशल एनिमल। इंसान इंडिविजुअल प्लस सोसाइटी। इंसान अकेले सरवाइव नहीं कर सकता। हमारी आइडेंटिटी, सोच, आदतें, वैल्यूज सब कुछ सोसाइटी और दूसरों से प्रभावित होता है। अकेले कोई जीनियस भी जीरो है अगर उसे समाज से जुड़ने का मौका न मिले। एग्जाम्पल, आइंस्टाइन भी अकेले जंगल में पैदा होता तो शायद थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी नहीं बना पाता। उसे सोसाइटी की एजुकेशन, डिस्कशंस और इंस्पिरेशन मिली। सोशल एनिमल की 3 कोर ट्रूथ्स। इन्फ्लुएंस इज एवरीवेयर, प्रभाव हर जगह है। हमारे चॉइसेस, बिलीफ्स और बिहेवियर बहुत हद तक आसपास के लोगों और कल्चर से शेप होते हैं। हम सोचते हैं हम इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन असल में हम डीपली इंटरकनेक्टेड हैं। वी नीड कनेक्शन, हमें जुड़ाव चाहिए। इंसान बायोलॉजिकली और इमोशनली वायर्ड है रिश्ते बनाने के लिए। अकेलापन सबसे बड़ा दर्द है। प्यार, दोस्ती, कम्युनिटी ये सिर्फ लक्ष्योरी नहीं बल्कि नेसेसिटी हैं। चेंज इज पॉसिबल, बदलाव संभव है। सोशल साइकोलॉजी हमें दिखाती है कि इंसान के बिहेवियर को समझकर और सही एनवायरनमेंट बनाकर सोसाइटी बदल सकती है। एजुकेशन, इक्वालिटी, ट्रस्ट और एम्पैथी ये 4 पिलर्स किसी भी हेल्थी समाज की नींव हैं। सोशल एनिमल की असली पहचान। इंसान न तो पूरी तरह सेल्फिश है न पूरी तरह सेंट। वो एक ऐसा सोशल एनिमल है जो दूसरों से सीखता है, दूसरों को प्रभावित करता है और मिलकर मीनिंग बनाता है। हमारी असली ताकत हमारी अकेली इंडिविजुअलिटी नहीं बल्कि हमारी कनेक्टेड ह्यूमैनिटी है। लेसन्स फ्रॉम द बुक। सेल्फ अवेयरनेस, अपने बिहेवियर को ऑब्जर्व करो और समझो कि कहाँ सोसाइटी इन्फ्लुएंस कर रही है। एम्पैथी, दूसरों की सिचुएशन को समझना सीखो, यही सोशल हार्मनी लाता है। क्रिटिकल थिंकिंग, मीडिया, पॉलिटिक्स या भीड़ से बिना सोचे समझे इन्फ्लुएंस मत हो। रिलेशनशिप्स फर्स्ट, जिंदगी के एंड में लोग पूछते हैं क्या मैंने मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स बनाए। कंट्रीब्यूट, सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन दूसरों की जिंदगी में पॉजिटिव फर्क डालने से आता है। फाइनल थॉट। एलियट एरोनसन कहते हैं टू अंडरस्टैंड ह्यूमन नेचर वी मस्ट सी आवरसेल्व्स नॉट एज आइसोलेटेड इंडिविजुअल्स बट एज डीपली सोशल बीइंग्स। ओनली देन कैन वी लिव वाइजली, लव डीपली एंड बिल्ड अ बेटर वर्ल्ड। इस पूरी बुक का निचोड़ है इंसान को समझना मतलब सोशल इन्फ्लुएंसेस को समझना। कॉन्फॉर्मिटी, ओबीडियंस, अट्रैक्शन, प्रेजुडिस, एग्रेशन ये सब हमारी सोशल वायरिंग से जुड़ी हैं। हैप्पीनेस का असली सोर्स रिश्ते प्लस उद्देश्य प्लस ग्रैटिट्यूड। इंसान की असली पहचान अ सोशल एनिमल, एक ऐसा प्राणी जो दूसरों के बिना अधूरा है। दोस्तों, ऐसी ही और ऑडियो बुक सुनने के लिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।